हेलो फ्रेंड्स। रीट 2021 का रिजल्ट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा पूर्व में घोषित किया जा चुका था। उसके आधार पे उसके बेस पे राज्य सरकार के द्वारा प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इसके लिए आपको education.rajasthan.gov.in जो गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, प्राइमरी अपर प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट 2021-22। यहाँ पर आपको दो लिंक मिलेंगे फॉर टीचर लेवल 1 एंड टीचर लेवल 2। रीट में आपने जो एग्जाम दिया है आपको एलिजिबिलिटी से आपको पता चली गई होगी आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी ये परेशान हो रहे हैं कि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं आया, तो इस चीज़ की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपके पास नेट पे रिजल्ट अवेलेबल है रीट की वेबसाइट पे। वहां से आप देख करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं, आपके एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। क्योंकि सर्टिफिकेट की आपको जरूरत तब पड़ेगी जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, और तब तक सबको सर्टिफिकेट जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उनको मिल चुके होंगे। अब आप यहाँ क्लिक करेंगे डिटेल देखने के लिए। मान लीजिए लेवल 2 के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, टीचर लेवल 2, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ डिटेल खुल करके आएगी, जिसके अंदर आपको ये देखना है कि किस पोस्ट के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, क्योंकि सब्जेक्ट लेवल 2 के अंदर है, और किस एरिया में, या यूं कहें कि टोटल वैकेंसी कितनी है और कैटेगरी वाइज उनका वेरिफिकेशन क्या है, डिस्ट्रिक्ट वाइज सारी चीजें उसके अंदर आपको दे रखी होती है। तो आप उसको जो भी है डिटेल आप देखेंगे, और उसके अंदर आपको ये देखना है कि आप किस एरिया को बिलोंग करते हैं, या यूं कहें कि आप के लिए क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, या यूं किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपको उसमें मिलेंगी। इस पर क्लिक करने पर आपके सामने ये डिटेल खुल करके आएगी, राजस्थान प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट, टीएसपी और नॉन टीएसपी कैंडिडेट्स के लिए सारी डिटेल यहाँ पर अलग अलग दे रखी है। टीएसपी क्या होता है, ट्राइबल एरिया के जो एसटी कैंडिडेट्स हैं या शहरिया, वो टीएसपी में काउंट होंगे, और अदर सब कैंडिडेट जो है नॉन टीएसपी में आते हैं। तो आप अपने बारे में डिटेल जो भी है यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दे रखे हैं सारे, आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज कैटेगरी वाइज पोस्ट कितनी कितनी है सब यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आपको ये देखना है कि आप किस में आते हैं, और एक यहाँ पर सबसे नीचे एक लिंक दे रखा है जिसके अंदर आपका शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट है, जो आपको देखना है कि इसके अंदर लास्ट डेट क्या है और आप उसका फॉर्म कैसे भरेंगे, उसके बारे में कुछ समरी डिटेल दे रखी है। आपने ये देखा कि ये विज्ञप्ति है जो 31/12/2021 को जारी की गई थी। इसके अंदर गैर अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र और लेवल फर्स्ट और सेकंड के बारे में कितने कितने पोस्ट हैं, सामान्य की कितनी है, विशेष शिक्षा के लिए कितने हैं, टोटल कितने हैं, सारी डिटेल दे रखी है। लास्ट डेट आपको 9 फरवरी 2022 दी गई है यहाँ पे, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 32,000 दी गई हैं, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही हैं। और भी डिटेल देखनी होता है आप education.rajasthan.gov.in वेबसाइट पे ही ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को आप देखें, किसी भी थर्ड पार्टी या गूगल पर सर्च करके कहीं और से डिटेल ना लेवें, क्योंकि कहीं से भी कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। 9 फरवरी 2022 फिलहाल इसकी ये लास्ट डेट है। इसके रात्रि तक का 12 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो लिंक है recruitment.rajasthan.gov.in पर जाकर के आपको फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। उसके लिए आपको एसएसओ आईडी होना आपके पास जरूरी है। तो आप एसएसओ आईडी से लॉगिन करेंगे तो आपको वहां पर सारी डिटेल आपकी मिल जाएगी। यदि आपका एसएसओ आईडी नहीं है तो आप नया एसएसओ आईडी बना सकते हैं। कुछ मिनिमम फीस डिसाइड की गई है आवेदन शुल्क के रूप में।
ये इसलिए की गई है कि वैलिड कैंडिडेट ही इसके लिए अप्लाई करे कि टोकन अमाउंट के रूप में ये अमाउंट लिया जा रहा है। उक्त निर्धारित शुल्क के अभाव में आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी समय जिम्मेदार होगा। याद रखिए, लास्ट डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि लास्ट डेट को यदि कहीं भी रश रहता है, कुछ भी समस्या होती है, तो उसके लिए अभ्यर्थी खुद जिम्मेदार होगा। विभाग, डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। आपको लास्ट डेट का ध्यान रखना है, और फीस जमा करवाए बिना आपका फॉर्म वैलिड नहीं होगा। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको अलग अलग है, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं या ई मित्र जन सुविधा केंद्र के हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका SSO ID आपके पास होना चाहिए, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए recruitment.rajasthan.gov.in वेबसाइट है, वहां पर आप जैसे ही जाते हैं तो आपके सामने एक पोर्टल खुल करके आता है। यहाँ सबसे पहले आपको यहाँ से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप लॉगिन पर क्लिक करें या फिर अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। दोनों केस में आपसे SSO ID मांगा जाएगा, जो आपके पास होना चाहिए। उसके अभाव में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो भी आपका SSO ID है वो आपको यहाँ लिखिए, नहीं हो तो आप नया बना लें। जैसे आप इसको लॉगिन करेंगे तो यहाँ एक लिंक मिलेगा अप्लाई नाउ पे, और यदि आपने पहले से फॉर्म अप्लाई शुरू किया था और आधा अधूरा छोड़ दिया, तो उस केस में आपको माई एप्लीकेशन पर यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाती है। अब मान लीजिए हमने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, यहाँ आपके सामने लिंक मिलेंगे आपको किसके लिए अप्लाई करना है। क्योंकि हम लेवल 2 के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट का भी रहेगा। अब मान लीजिए हमने नॉन TSP हिंदी के लिए ले लिया, ये हमारा हिंदी है, लेवल 2 नॉन TSP। क्योंकि हमने पहले एक बार डमी वहाँ फॉर्म मिल रहा था, तो हम मान लीजिए हमने इंग्लिश ले लिया। इंग्लिश लेने के बाद में यहाँ पर आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। कैंडिडेट को पूरी डिटेल जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग है वही भरें। जेंडर सिलेक्ट कीजिएगा, मदर नेम, फादर नेम, जो भी आपका है, प्लस आपकी डेट ऑफ बर्थ पेज पर डॉक्यूमेंट फिल की जानी है। आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, जनरल, ST, SC, OBC, शहरी या क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, जो भी है। यदि आप जनरल हैं तो क्या आप EWS में भी आते हैं? जो भी आपको यहाँ से लेना है आप लीजिएगा। यहाँ से मान लो हमने ST ले लिया। ST के बाद में हमसे यहाँ पूछा जाता है कि विशेष दिव्यांग जन, स्पेशल एबल्ड कैटेगरी। यदि कोई किसी कैटेगरी के अंदर कैंडिडेट है तो उसको यहाँ से अपनी डिटेल फिल करनी होगी। यदि मान लीजिए हमने यहाँ से ये ले लिया, तो यहाँ पर भी इसमें भी होता है कि लो विजन है या फिर ब्लाइंडनेस है। फॉर एग्जाम्पल हमने लो विजन ले लिया तो कितने % है, मान लीजिए हमने यहाँ 65% ले लिया, या जो भी है 55, 54 जो भी लेना था ले लिया। इसके बाद में रिलीजन, धर्म आपका जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आता है वैवाहिक स्थिति। वैवाहिक स्थिति के लिए आप मैरिड, अनमैरिड जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमने मैरिड ले लिया, तो मैरिड के केस में आपको स्पोज नेम लिखना होगा। और उसके बाद में क्या आपके एक से अधिक जीवित पति या पत्नी हैं? यदि किसी के जो भी ऑप्शन एप्लीकेबल हो वो यस ले ले, अदरवाइज नो ले ले। नो लेंगे, यदि यस लेते हैं तो यहाँ पर आपके सामने एक और ऑप्शन है कि क्या आप विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ जिसके पहले से जीवित पत्नी है। यदि आप यहाँ पर यस करते हैं तो ही ये ऑप्शन अवेलेबल होंगे आपके सामने। इसके अलावा क्या आपने शादी में दहेज स्वीकार किया था? जो भी यस नहीं कैंडिडेट वो लिखेंगे। और मैरिज रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत जरूरी है, स्टार लगा रखा है यहाँ पे, आपको कंपलसरी ये डिटेल फिल करनी है। उसके बाद में यदि आपने मैरिड लिया है तो जीवित बालक की संख्या 1/6/2022 से 2002 से पहले, और उसके 2 के बाद की स्थिति आपको यहाँ लिखनी है। मान लीजिए पहले 2 0 कर दिया, बाद में हमने 2 कर दिया। और देखिए यहाँ पर क्या आप राज्य में विवाह पश्चात राजस्थान राज्य में प्रवासी होकर निवास कर रही हैं? क्या होता है, खासकर फीमेल के केस में होता है ये
आपका जो भी एप्लीकेबल है वो सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आफ्टर मैरिज फीमेल कैंडिडेट को दूसरी स्टेट से इस स्टेट में आना होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना होता है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो लिखिएगा। ये वैलिड डॉक्यूमेंट ही आप लिखेंगे, इसके अंदर वैलिड आईडी ही सारी आनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास यहाँ आधार की आईडी पूछी जाएगी, आपकी जो भी आधार आईडी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जो भी आपका वैलिड आधार नंबर है वो यहाँ पर लिखिए, और आपके जनाधार आईडी भी आपके पास है तो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं, यस या नो, जो भी लेंगे। यदि यस लेंगे तो उसके हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट ऑपरेट किया जाएगा, अदरवाइज आप यहाँ से नो ले सकते हैं। इसके अलावा आपको अपना एड्रेस लिखना है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। याद रखिएगा एड्रेस वैलिड ही हो, क्योंकि किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन यदि किया जाता है पत्राचार के द्वारा तो इसी पर ही किया जाएगा, इसलिए डॉक्यूमेंट आपके पास सारे सही होने चाहिए। एड्रेस आप प्रॉपर लिखेंगे, तो किसी भी गलत इंफॉर्मेशन के लिए बाद में कोई परेशानी आती है तो उसके लिए कैंडिडेट खुद जिम्मेदार होगा। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस के बाद में परमानेंट एड्रेस। हो सकता है कि आपका एड्रेस वही हो जो ऊपर है, कोरेस्पोंडेंस और परमानेंट सेम हो। यदि डिफरेंट हो तो आप डिफरेंट लिख दीजिएगा जो भी हो, अदरवाइज आप यहाँ पर सेम एज अबव करके इसको आगे बढ़ाएंगे। ये सारी डिटेल हमने फिल कर दी। आप चाहें तो एक बार इस फॉर्म को पूरे को देख लें। पूरा देखने के बाद अब इसको नेक्स्ट करेंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे वो कहेगा कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही है, क्योंकि बाद में कम्युनिकेशन उसी पर ही किया जाना है। वही है, सही है तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज आप नो करके चेंज कीजिए। हमने यहाँ से यस कर दिया। यस करने के बाद में आपसे पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी। पर्सनल डिटेल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर सबसे पहले राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी आपकी जो भी है वो सिलेक्ट कीजिए। हमने यहाँ इंडिया ले लिया। होम स्टेट जो भी आपका है वो लीजिएगा। इसके अलावा होम डिस्ट्रिक्ट उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट होकर के आएगा। यदि आप होम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका होम का ब्लॉक, मान लीजिए हमने यहाँ से ये ले लिया। तहसील जो भी आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग वो लीजिएगा, और जो भी आपका विलेज पड़ता है, गांव जो भी है वो लेंगे। इसके अलावा सेटल्ड इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ इंडिया के होते हैं, जो इंडिया में सेटल हुए होते हैं काफी लंबे समय से, तो वो यदि अप्लाई करना चाहेंगे तो उसके लिए यहाँ पर अब यस नो ले सकते हैं। यदि आप यस लेते हैं तो आप किस देश से, फ्रॉम विच कंट्री आए हैं, वो आप यहाँ पर लेंगे। बर्मा, इथोपिया, केन्या, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब दे रखे हैं। और अदरवाइज आप यहाँ से इसको आप नो कर दीजिए कि आपको ऊपर एप्लीकेबल होता है तो आप लिखेंगे, अदरवाइज आप इसको नो करेंगे। इसके बाद में स्पेशल कैटेगरी में आपके पास आता है सबसे पहला, आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं। यस या नो आपके ऊपर जो भी एप्लीकेबल है वो लीजिएगा। हमने मान लो यस लिया तो यस लेते ही यहाँ पर सर्विस का स्टेटस पूछा जाएगा, क्या आप रिटायर्ड हैं और इन सर्विस हैं। इन सर्विस है तो क्या आपने डिपार्टमेंट से एनओसी ली है, वो आप यहाँ पर लेंगे। मान लीजिए रिटायर ले लिया, तो रिटायर लिया तो पीपीएनओ होता है, क्या डेट ऑफ रिक्रूटमेंट है वो लिखनी होगी, ठीक है। और इन सर्विस है तो एनओसी ली है तो एनओसी लेटर और एनओसी की डेट आपको लिखनी जरूरी है। मान लीजिए हमारे पास नहीं है तो हमने यहाँ से इसको नो कर दिया। नो करने के बाद में क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, यदि आप यस करते हैं तो यस करते ही आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या खेला, नेशनल या इंटरनेशनल। जो नेशनल खेला तो उसकी डिटेल यहाँ पर भरनी होगी आपको, नेशनल खेले हैं, और आपको क्या आप राजस्थान की ओर से टीम या व्यक्तिगत स्पर्धा में राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया है, टूर्नामेंट का टाइप, और ये सारी चीजें जिसके ऊपर जो भी एप्लीकेबल है वो लिखेगा। हमने यहाँ से इसको नो कर दिया। नो करेंगे तो ये सारी चीजें गायब हो जाएंगी। इसके अलावा
आर यू एनसीसी कैडेट इंस्ट्रक्टर, क्या आप एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक हैं? यदि हैं तो आप यस करेंगे, और यस करते ही इफ यस ड्यूरेशन एज एनसीसी, कब से कब तक आप रहे हैं वो यहाँ पर आप लेंगे। अदरवाइज आप यहाँ से नो ले लेंगे। नो लेने के बाद में क्या आप भूतपूर्व कैदी हैं, जिसके ऊपर जो भी एप्लीकेबल है यस है, नो है या यस, जो भी आप लेंगे। आप यस लेते हैं तो ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी होगी, और अदरवाइज आप यहाँ से नो कर सकते हैं। इसके अलावा क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी हैं? आर यू एग्जिस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय? स्थायी कर्मचारियों के लिए है ये। आप यहाँ से यस नो जो भी करेंगे, यदि आप यस करते हैं तो डिपार्टमेंट का नाम, डेजिग्नेशन और ज्वाइनिंग डेट, ये आपको लिखना जरूरी है। और इसके साथ ही आपने डिपार्टमेंट से एनओसी प्राप्त की है कि नहीं की है, तो उसका एनओसी नंबर और एनओसी डेट आपको यहाँ पर लिखनी होगी। और अदरवाइज आप यहाँ से इसको नो कर देंगे तो नो कर देंगे, तो ये डिटेल आपको सारी फिल करनी जरूरी नहीं है। आपके ऊपर जो एप्लीकेबल होता है आप वही भरेंगे। क्या आपकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है? जो भी एप्लीकेबल है वो लीजिए। हमने यहाँ से यस करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा डियर कैंडिडेट यू सेलेक्टेड इनकम लेस देन 2.5 लाख, आर यू श्योर? आप यस नो जो भी आप करना चाहें कर दीजिए, आपका जो भी एप्लीकेबल है वो लीजिएगा। इसके अलावा अतिरिक्त श्रेणी, आप ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं, कहीं पर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं या टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, या कुछ भी आपके ऊपर जो भी है, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो भी आपको ऊपर एप्लीकेबल होता है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसके अलावा चरित्र सत्यापन, आपराधिक रिकॉर्ड, होता क्या है कि कैंडिडेट को ये डिटेल बहुत ध्यान से भरनी है कि आप बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में एम्प्लॉय वेरिफिकेशन भी होता है। ऐसे में कुछ गलत डिटेल यदि आप लिख देते हैं तो आपके बाद में किसी भी स्टेज पर आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो सकता है। इसलिए डिटेल आप सावधानी पूर्वक भरें। यस करते हैं तो आपको डिटेल पूरी डिटेल लिखनी होगी, अदरवाइज आप इसको नो कर दीजिए। आपके ऊपर जो एप्लीकेबल है आप वही कीजिए। ये सारी डिटेल हमने उसकी देख ली। डोमिसाइल डिटेल है, स्पेशल कैटेगरी है, या एनसीसी है, कोई एक्स सर्विसमैन है, जिसके ऊपर जो भी एप्लीकेबल है वो पूरा आप यहाँ से लेंगे, और उसके बाद में इसको आप नेक्स्ट कर दीजिए। हमने यहाँ यस किया है, आप देखेंगे तो सिस्टम ने रोक दिया कि आप मौजूदा सरकारी कर्मचारी हैं, तो आप यहाँ डिटेल लिख दीजिए। अदरवाइज हम यहाँ क्या कर देते हैं, इसको नो कर देते हैं। नो करके हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये पूरे फॉर्म को वैलिडेट करके आगे चला जाएगा। अगले पेज पे हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। ये सारी डिटेल आपको भरनी है। तो आपके पास आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट और एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट जो भी है सारे तैयार होने चाहिए, आपके हाथ में होने चाहिए। इनके अभाव में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे और बाद में आपका फॉर्म इनकम्प्लीट रह जाएगा। इसलिए आप ये डिटेल ध्यानपूर्वक भरें। आप पहले डॉक्यूमेंट सारे कलेक्ट कर लीजिए। उसके लिए आप देखेंगे ये आपके सेकेंडरी और इक्विवेलेंट, सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन यदि की है तो, इसके अलावा आपने क्योंकि लेवल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बीएड का या इक्विवेलेंट टू बीएड जो भी होता है वो होना चाहिए। इसके अलावा रीट 2021 की डिटेल आपके पास होनी चाहिए। यदि आपके पास इन हैंड नहीं है तो आप सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट अपने जमा कर लीजिए एक साथ, और उसके बाद में ये सारी चीजें आप भरनी शुरू कीजिए। जिसके ऊपर जो एप्लीकेबल होता है वो डिटेल भरेगा। तो ये सारी चीजें आपने इकट्ठी की, उसके बाद में हम इस फॉर्म को भरा जाना शुरू करते हैं।